गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो अच्छे ही रहना और मेरे साथ बायोलॉजी को एंजॉय करते रहना। देखिए, मैं आपको 12th बोर्ड की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और हम पढ़ रहे हैं मानव के प्रमुख एवं सामान्य रोग। ठीक है, और जो हम ये रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये नर्सिंग में भी इम्पोर्टेंट है, बीएससी में भी इम्पोर्टेंट है, एमएससी में भी इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी रोगों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए, आज का जो हमारा रोग है वो है श्वास या दमा। श्वास भर जाना या दमा, अस्थमा भी कहते हैं इसे। देखिए, श्वास एलर्जी, पौधों के परागकण, धुएं, धूल आदि के कारण वायु कूपिकाओं के संकुचन से दमा उत्पन्न होता है। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, श्वास एलर्जी। कई लोगों को क्या होती है, श्वास लेते समय एलर्जी होती है। कई लोग तो बहुत मजबूत होते हैं, कई लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम तो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, धूल मिट्टी में भी आराम से रह लेते हैं। ठीक है, लेकिन कई लोगों का बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है। थोड़ा भी गांव की तरफ या धूल मिट्टी की तरफ जाते हैं तो खांसने लग जाते हैं, छींकने लग जाते हैं, गले में दर्द होने लग जाता है। आ रही है बात आपको समझ में, सांस फूलने लग जाती है उनकी। तो श्वास लेते समय एलर्जी होना पौधों के परागकणों के कारण भी होता है ऐसा। पौधों के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। आप कभी देखेंगे, कभी आप किसी जंगल में से जा रहे हैं, आपका हाथ किसी पौधे को छू गया तो आप देखेंगे आपके हाथ पे कुछ पीला पीला सा पाउडर लग जाएगा। क्या है वो, परागकण है। परागकण के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, नर युग्मकों का निर्माण होता है। जब सांस लेते समय यह परागकण शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, मतलब कि जब सांस लेते समय परागकण ऑक्सीजन के साथ में फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, ठीक है, या धुआं पहुंच गई फेफड़ों के अंदर, धूल मिट्टी आदि के कण के कारण वायु कूपिकाएं जो होती है बच्चों फेफड़ों में पाई जाने वाली। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए माना कि देखिए ये श्वास नली है, ठीक है, और श्वास नली जा रही है फेफड़ों के अंदर। किस में जा रही है श्वास नली, फेफड़ों के अंदर जा रही है। ये जो श्वास नलियां होती है ना, इन श्वास नलियों के अंतिम सिरों पर वायु कूपिकाएं पाई जाती है। श्वास नली के अंतिम सिरों पर क्या पाई जाती है, वायु कूपिकाएं पाई जाती है। और जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं या जो भी हम श्वास लेते हैं, ये O2 आ रही है। तो जो ये O2 होती है बच्चों, ये O2 फेफड़ों में जाकर कहाँ भर जाती है, वायु कूपिकाओं के अंदर चली जाती है। कहाँ चल जाती है, वायु कूपिकाओं में चल जाती है। और वायु कूपिकाओं के चारों तरफ रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, जिसमें रुधिर प्रवाहित होता रहता है। और उस प्रवाहित होने वाले रुधिर में विसरण विधि के द्वारा ये ऑक्सीजन पहुंच जाती है। लेकिन क्या होता है बच्चों, कभी कभी श्वास एलर्जी के कारण या पौधों के परागकण से किसी को एलर्जी होती है, धुएं या धूल आदि के कारण वायु कूपिकाएं जो होती है वो संकुचित हो जाती है। वायु कूपिकाएं दबने लग जाती है, उनका शेप, उनका आकार छोटा हो जाता है, संकुचित हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है, ठीक प्रकार से वायु कूपिकाओं में ऑक्सीजन नहीं भर पाती है, क्योंकि वायु कूपिकाएं तो क्या हो गई, संकुचित हो गई एलर्जी के कारण। जिसके कारण क्या होता है, श्वसन में अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होने लग जाती है। लोग बाग क्यों करने लग जाते हैं, सांस फूलने लग जाती है उनकी, क्योंकि वायु कूपिकाओं में ही तो ऑक्सीजन भरती है एनम जाके। और वायु कूपिकाएं संकुचित होने के कारण ठीक प्रकार से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है शरीर को, जिसके कारण उनका दम घुटने लग जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, लक्षण आप देखिए, श्वास लेने में तकलीफ होना, क्योंकि वायु कूपिकाएं संकुचित हो गई तो सांस लेने में क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है, कठिनाई हो रही है। खांसी या विजिंग हो जाती है, कई लोग खांसने लग जाते हैं सांस लेते समय, विजिंग करने लग जाते हैं, ऐसी आवाजें निकालना, विजिंग होने लग जाती है। रोगी की त्वचा पर लाल चकते बन जाते हैं भैया, लाल धब्बे बन जाते हैं। ऐसे क्या बन जाते हैं, लाल चकते बन जाते हैं शरीर के ऊपर, ऐसे लाल चकते बन जाते हैं। त्वचा पर खुजली होने लग जाती है, क्या होने लग जाती है, खुजली होने लग जाती है। रोगी को जुखाम हो जाता है, बार बार छींके आने लग जाती है। ठीक है, रोग से बचाव व उपचार, उन चीज़ों से बचे जिनसे एलर्जी होती है।
अगर किसी व्यक्ति को दमा की बीमारी है या अस्थमा की बीमारी है तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसे ये बीमारी हो रही है एलर्जी के कारण, और उसे एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारकों से दूर रहना चाहिए। उसे धूल मिट्टी आदि के संपर्क में नहीं आना चाहिए, पराग कणों से बचना चाहिए पौधों के। इसके लिए उसे मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अगर व्यक्ति मास्क का प्रयोग करेगा तो आसानी से धूल मिट्टी फेफड़ों के अंदर वायु कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है। प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनलिन व स्टीरॉयड के उपयोग से एलर्जी के लक्षणों को कम किया जा सकता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रतिहिस्टामिन कहलाते हैं, एड्रेनलिन, ठीक है, वह कुछ स्टेरॉयड आदि के उपयोग से क्या कर सकते हैं, फेफड़ों के अंदर होने वाली एलर्जी को कम किया जा सकता है और दमा की बीमारी को रोका जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दमा या अस्थमा क्या होता है या श्वास रोग क्या है, तो आप ऐसे कह देना कि धूल मिट्टी परागकण धुआं आदि के कारण एलर्जी से उत्पन्न होने वाले फेफड़ों के रोगों को दमा कहते हैं। इसमें वायु कोशिकाएं संकुचित हो जाती है और वायु कोशिकाओं के संकुचित हो जाने से सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई होती है। बचाव व उपचार क्या है, एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारकों से दूर रहें, मास्क का प्रयोग करें, प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनलिन व स्टीरॉयड के उपयोग से एलर्जी के लक्षणों को दूर किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। नेक्स्ट अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग अर्थात अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के बारे में। सभी को टेक केयर, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग ऑल वीडियो।